नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी कई बार ऐसा नोटिस किया गया है, हमारे पास में बहुत से ऐसे स्पैम मैसेज आते हैं कमेंट बॉक्स में। स्पैम मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़े मैसेज करते हैं और वो फिर स्पैम में चले जाते हैं, जो रिव्यू टू मीन्स हेल्ड फॉर रिव्यू करके उसमें चले जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया, जिसमें से कॉमन क्वेरी क्या होती है कि चार्जेस के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ और कंफर्म करने वाला हूं मैं कि जो एक्चुअली प्रोसेस होती है, किस देश में कैसी प्रोसेस होती है, कहां पर कितना एक्सपेंस होता है और उसमें से जो एक्सपेंस है वो क्यों है, और इसके अलावा उनके जो बंदों के पास अगर बजट नहीं है उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप डेफिनेटली पूरा वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी देखा जाए तो हमारे पास जो वर्क है, मैं सिर्फ उन्हीं देशों की बात करूंगा जिनके ऊपर हमारा फोकस है, हम काम कर रहे हैं और जहां पर हमारे बंदे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। सिर्फ उन देशों का अपडेट करूंगा मैं। हमारे पास में 3 कैटेगरी मान सकते हैं आपके 3 कैटेगरी है जहां पर हम काम कर रहे हैं। पहली कैटेगरी गल्फ कंट्री है। गल्फ कंट्री के बारे में आप लोग जानते हैं। गल्फ कंट्री में एक नॉर्मल चार्ज रहता है जो कि सभी को पता है और वो एक्चुअली हर जगह लगभग सेम रहता है, थोड़ा प्लस माइनस होता है, डिपेंड करता है कहाँ से कैसे वर्क आया उसके हिसाब से, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। गल्फ का काम रहता है 60,000 से लेकर 90,000 के बीच में लगभग। ये नॉर्मल प्रोफाइल्स के लिए रहता है। लेकिन अगर कुछ अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और बंदे कम होते हैं, बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं और जॉब्स कम होती हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। सो दोस्तों, ये जो गल्फ का जो रेट जो एक्सपेंस होता है 60 to 90 के लगभग, ये ऑन एवरेज लगभग सेम रहता है। कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है, प्लस माइनस प्रोसेस के हिसाब से रहता है। और अगर विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो टिकट की कॉस्ट के ऊपर भी निर्भर कर सकता है। सो दोस्तों, गल्फ कंट्री में अगर कोई जाना चाहता है ना तो उसका 60 to 90 के बीच में एक्सपेंस होता है। और अगर किसी का बजट होगा तभी प्लान करेंगे, बजट नहीं होगा तो प्लान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप किसी को भी ऐसा ब्लेम करना कोई उचित नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और फ्री में भेजना चाहिए। दोस्तों, कोई भी अगर कहीं पर भी काम होता है तो जो पैटर्न बनता है, जो प्रोसेस बनती है, जो पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी के हिसाब से ही काम होता है और जिसका जैसा बजट होता है वैसे ही लोग प्रोसेस करते हैं। गल्फ कंट्री का बजट होता है 60 to 90 के बीच में। अब ऐसे लोग जो गल्फ में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन यूरोप का बजट नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पर वो जा सकते हैं कम कॉस्ट में, जैसा उनका बजट है उसके हिसाब से। अब लो कॉस्ट बजट कंट्री कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं और उनके ऊपर हमारे पास में वैकेंसीज आपको आने वाले टाइम पर बहुत मिलने वाली हैं। जिनमें से नाम है मलेशिया का नाम है, मालदीव्स का नाम है, मॉरिशस का नाम है, रशिया का नाम है, ये वो कंट्री हैं, सर्बिया का नाम है, क्रोएशिया का नाम है, रोमानिया का नाम है। इन देशों का काम ऐसा है जहां पर हमारे पास वैकेंसीज आती हैं। फ्यूचर में आपको इनके बारे में अपडेट्स मिलेंगे और जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली आप देखेंगे तो बजट के हिसाब से रहेंगी। और बजट कैसे कि 1 लाख से लेकर स्टार्ट हो जाएगा इनका बजट और लगभग 2, 2.5, 3 लाख तक जाएगा, डिपेंड करता है कंट्री और प्रोसेस के हिसाब से। लेकिन इन जो मिडिल लेवल की कंट्रीज हैं इसमें से जो कॉस्ट आएगा वो कम आएगा और बजट के हिसाब से आएगा। जो लोग गल्फ में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन यूरोप जाने का बजट नहीं है, वो इन देशों में जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं जो एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव कंट्रीज होती हैं, वो कंट्रीज हैं गल्फ में, यूरोपियन कंट्री में शेंगन कंट्री जितनी है और यूके, ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें से ऑब्वियसली एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आने वाला है। मतलब ये मान लीजिए कि 3 लाख से ऊपर ही सभी कंट्रीज का एक्सपेंस आएगा, जिसमें से यूरोपियन कंट्री, शेंगन कंट्री सभी आएगी, यूके भी आएगा और सिंगापुर का भी एक्सपेंस उस हिसाब से आएगा। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं सैलरी इतनी कम है फिर ऐसा इतना एक्सपेंस क्यों है। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस के हिसाब से एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पर सैलरी की बात करो तो एक प्रकार से मार्केट में अगर डिमांड होगी, डिमांड के हिसाब से ही काम होता है। डिमांड के हिसाब से कैसे काम होता है, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो कॉस्ट के ऊपर वर्कआउट उसी हिसाब से होता है, डिमांड कम है तो कॉस्ट के ऊपर वर्कआउट उसी हिसाब से होता है। अभी सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कोई भी कैंडिडेट, अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में जाता है और उसके अगर 40% हैं तो बंदा कभी भी आईआईटी और आईएम में एडमिशन की सोच भी नहीं सकता।
लेकिन अगर वो सोचे और उसके ऊपर आर्गूमेंट करे, नहीं मुझे उसमें एडमिशन चाहिए, वहाँ पर इतने कम में क्यों नहीं लेते हैं, वो एक इलॉजिकल आर्गूमेंट होगा। अगर किसी का फर्स्ट डिवीज़न नहीं है और ऐसे कॉलेज में डिमांड करने की बात करें कि उसको उसमें एडमिशन चाहिए लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया फर्स्ट डिवीज़न है, तो ऑब्वियसली वो जस्टिफाई नहीं होगा। सो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अब यहाँ पे जब किसी भी कंट्री में आप जाते हो ना, तो उस कंट्री के लेवल के हिसाब से, उस कंट्री के प्रोसीजर के हिसाब से आपको माइंडसेट रखना होगा, प्लानिंग करना होगा, अप्लाई करना होगा। अभी अगर मैं बात करूं बजट के ऊपर, सैलरी के ऊपर, तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं, अगर सिर्फ अर्निंग के हिसाब से जाना है तो गल्फ कंट्री में ही जाइए, जहां पर एक नॉर्मल और फिक्स इनकम कंफर्म है। वहां पर आपको मतलब इतनी इनकम हो जाएगी कि आपकी रिकवरी भी हो जाएगी, घर पे भी कुछ पैसा भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि सिंगापुर या यूरोप में जाके वो शुरू में ही सारी इनकम रिकवरी कर सकते हैं, तो ऐसा सिर्फ आईटी और इंजीनियरिंग प्रोफाइल में हो सकता है, नॉर्मल प्रोफाइल्स में बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ख़ास तौर से वर्कर की कैटेगरी के प्रोफाइल्स में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यूरोप का जो वीज़ा मिलता है, अभी मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। मैं एक जो कैंडिडेट अपनी वाइफ के साथ में, 2 बच्चों के साथ में कनाडा का बॉर्डर पार कर रहे थे इलीगल। अब वो कनाडा का बॉर्डर इलीगल पार कर रहे थे। इलीगल क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको लीगल वीज़ा नहीं मिला होगा। ऑब्वियसली लीगल वीज़ा ना मिलने की वजह से वो इलीगल यूएस कनाडा का बॉर्डर पार कर रहे थे, और वो बर्फ़ में ठंडी की वजह से मर गए। मिस 4 लोगों की एक प्रकार से मृत्यु हो गई है। तो आप सोचो कितना रिस्की था इलीगल तरीके से जाना। तो यहाँ पर हमारा एक सबसे बड़ा कमिटमेंट है कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे थ्रू जाएगा उसको लीगल तरीके से वीज़ा मिलेगा। कोई भी स्टेप नहीं है जहाँ पर इलीगल की बात होगी। अगर हम किसी को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें से हम किसी और मोड की बात करेंगे। अगर हमने प्रोसेस डाला है तो अगर कहीं पर भी जो भी अपडेट्स होते हैं, अगर वीज़ा लगने में कोई इश्यू होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर हमने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में डाला है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही आपको मिलेगा, और अगर किसी ने विजिट वीज़ा में डाला है तो विजिट वीज़ा ही मिलेगा, लेकिन लीगल तरीके से एंट्री मिलेगी, इलीगल तरीके से एंट्री नहीं मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम आपको लीगल वे में जिस देश में जाना चाहते हो, जिस देश में हम काम कर रहे हैं, जिस देश के लिए हम काम कर रहे हैं और जिस देश के लिए हमने आपकी फाइल एक्सेप्ट की है, उसका लीगल वीज़ा आपको दिलवाएंगे। अब एक्सपेंस को रिकवरी वाली बात है, रिकवरी आप 6 महीने में करो या साल भर में करो, ये आपको देखना होगा। लेकिन अगर आप देखो पहले साल ही सब कुछ प्लान करने वाले हो तो शायद ये शॉर्ट टाइम प्लानिंग होगी। अगर आप लॉन्ग टाइम प्लानिंग करेंगे तो यूरोप और सिंगापुर में लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको डेफिनेटली सब कुछ बेनिफिट दिखेगा। वो बेनिफिट सिर्फ दिखने वाली बात नहीं, आप फील करोगे और उस हिसाब से आप प्लान भी कर सकते हो। एक्चुअली यूरोप और सिंगापुर में जाने पर जो इनिशियल लेवल पे एक्सपेंस होता है वो एक इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। आप ये मान लीजिए कि पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, कहीं पर भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं जिसमें से आपको स्टाइपेंड मिल रहा है और आपकी जॉब चालू है, लेकिन एक्सपीरियंस काउंट होगा, एक्सपेंस रिकवर हो पाएगा। और अगर ये सोच के करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से शांत दिमाग से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि जाते ही रिकवरी हो जाए या फिर एक्सपेंस कम लगे, तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो क्राइटेरिया है वो है, और क्राइटेरिया के हिसाब से अगर नहीं मैच होते हो फिर आप बोलो कि नहीं जाता है, ऐसा है वैसा है। मार्केट का स्टैंडर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सिंगापुर यूरोप में 3 से स्टार्ट होके 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख तक भी जाता है, उससे भी ज़्यादा जाता है। डिपेंड करता है प्रोसेस के हिसाब से कहाँ पर कैसा प्रोसेस करने वाले हैं। सो दोस्तों, जिनका बजट जैसा हो वो वैसा प्लान करें। कम बजट होने पर बड़े सपने ना देखें। बेटर होगा कि कम बजट वाली प्रोफाइल में जाएं, पैसा अर्न करें, उसके बाद में बड़ी प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करें, बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करें। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बैलेंस मेंटेन की क्या ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। दोस्तों, हमें बैलेंस नहीं चाहिए, बैलेंस वीएफएस वाले देखते हैं। अगर हम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो वीज़ा नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ऐसा हुआ है, पहले हमारे जितने लोगों के सबमिशंस हुए थे जुलाई, अगस्त, सितंबर में, उसमें से एक भी वीज़ा स्टैंप नहीं हुए थे। लेकिन जब से हमने बैलेंस के ऊपर फोकस करना शुरू किया, कुछ गाइडलाइंस के ऊपर फोकस करना शुरू किया, तो हमारे वीज़ा स्टैंपिंग हुए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि बैलेंस स्टेटमेंट क्यों रिक्वायर्ड है। और रही बात एक्सपेंस की, तो ऑब्वियसली जब हम कोई काम करते हैं, किसी कंपनी से, किसी पार्टनर से, किसी एजेंसी से सर्विसेज लेते हैं, तो सर्विसेज के लिए पेमेंट करना कंपलसरी होता है। वो पेमेंट करने के बाद ही हमारा काम होगा। अगर हम एयरलाइंस का टिकट खरीदते तो टिकट का अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब टिकट मिलेगा। वीएफएस में वीज़ा के लिए लगाएंगे तो वीएफएस की फीस जमा करनी पड़ेगी, तब वीज़ा स्टैंपिंग होगा। मीन्स कोई भी सर्विसेज के लिए हम जब प्रोसेस करते हैं तो एक्सपेंस लगता है, तो वो एक्सपेंस तो पक्का लगेगा। अब इसमें से सिर्फ वैसे ही आप कमेंट्स अगर करो कि नहीं मेरे पास अभी नहीं है, वहाँ पहुँच के हो जाए।
तो वहाँ पहुँचने वाला स्टेप जब आएगा हम फ्यूचर में आपको अपडेट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंज्यूमर लोन वाला पार्ट भी आएगा आने वाले टाइम पर, लेकिन उससे पहले दुनिया की हर चीज़ रनिंग में होना चाहिए और हमारे जो क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी तो ये होगा। वैसे हम टारगेट कर रहे थे कि दिसंबर तक ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी ओमिक्रॉन के इफेक्ट ने भी 2-3 महीने का थोड़ा और आगे कर दिया, तो ये नेक्स्ट ईयर होगा। नेक्स्ट ईयर होगा ज़रूर, ये कन्फर्म है, इसलिए हमारा टारगेट है। जो कंज्यूमर लोन वाला प्रोजेक्ट है ना, ये हमारा टारगेट प्रोजेक्ट है, तो 100% होगा। समय थोड़ा आगे हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशंस के हिसाब से। एक बार सभी चीज़ें नॉर्मल रनिंग में आ जाए, सिंगापुर प्रॉपर रनिंग में आ जाए, मलेशिया प्रॉपर रनिंग में आ जाए, तो ये मान लीजिए ये काम उतनी ही जल्दी अच्छा हो जाएगा। सो ये सबसे बड़ा मैसेज था कि आप अगर प्लान कर रहे हो तो अपने प्लान के हिसाब से आप अपनी करियर प्लानिंग कीजिए और उसी हिसाब से आप फोकस करेंगे। दोस्तों हमारा काम होता है, हम मीडिएटर हैं और ऑब्वियसली कंपनी और कैंडिडेट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। उसमें से जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम कैंडिडेट्स लेंगे, जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी वही क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं हम कैंडिडेट्स को लेंगे। अब ऐसे में अगर सोचे कि कोई ज़्यादा है, अब सिंगापुर में सैलरी कम मिलती है, 30,000 मिलती है तो मिलती है, अब उसमें से आपको रिकवरी कैसे करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। आप उसमें से 5 साल का 10 साल का प्लानिंग करेंगे तो आपको हर चीज़ रिकवरी दिखेगी। एक बार आपने सिंगापुर में एंट्री की, आपका फिन नंबर जनरेट हुआ तो अब वहाँ पर दोबारा आपको बड़ा एक्सपेंस करने की आवश्यकता नहीं है और ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी। आपको कैसे ग्रोथ करना है उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग कौन कौन सी लेनी है, सर्टिफिकेट कौन से लेने हैं, कौन से कोर्सेज करने से आपको वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी प्रोफाइल का वेटेज बढ़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ये हम आपको गाइड करेंगे। अगर आप यूरोपियन कंट्री में वर्कर के लिए जाते हो तो वर्कर में वहाँ पर ग्रोथ कैसे हो सकती है वो हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन इनिशियल स्टेज पर जो एक्सपेंस आएगा वो तो करना ही होगा और वो एक्सपेंस इंडिया में ही करना होगा, फ्लाई करने से पहले करना होगा। और ये तब तक जब तक कि हमारा कंज्यूमर लोन वाला काम शुरू नहीं होता है। कंज्यूमर लोन का काम शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि 70-80% अमाउंट बैंक आपको लोन देगी, उसके बाद में बाकी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट आपको खुद करना होगा, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो रहेगा, उसको फॉलो करना होगा। सो दोस्तों ये कई लोगों के कमेंट्स मैंने बीच में देखे थे जो स्पैम कमेंट थे और उसमें से ये चीज़ आती थी कि बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो दूसरी प्रोसेस में करो और यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है तो दूसरी एजेंसी के साथ में प्रोसेस करो। लेकिन हमारी प्रोसेस को हम इतना बोल सकते हैं कि हमें अपनी प्रोसेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है। हमारी प्रोसेस के हर स्टेज के ऊपर पहले तो हो सकता है कि कई बार हम आंसर नहीं कर पाते थे क्योंकि बीच में जो मिडिल पर्सन की वजह से ट्रांसपेरेंसी पार्ट कम था, लेकिन अभी इस चीज़ के लिए हम 100% इसमें पूरा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हमारी प्रोसेस के हर क्वेश्चंस के ऊपर हम आंसर कर सकते हैं। और अभी हमारा फोकस है कि जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाए उतना ही अच्छा है और हर स्टेज पर हम काम कर रहे हैं और लगभग हर प्रोफाइल, हर कैटेगरी के प्रोफाइल्स के लिए हम काम कर रहे हैं। भले हमें अलग से और वर्कआउट करना पड़े और भी कई कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना पड़े, हम करेंगे। जैसे अगर जो बंदे की डिमांड है उसके हिसाब से जो जो कंट्रीज़ पॉसिबल हैं, संभव हैं, उन सभी देशों का हम काम करेंगे। प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से, कॉन्फिडेंटली काम करेंगे। प्रोसेस में जो समय लगता है वो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। हमारे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोसेस में समय लग सकता है, ये मैं मानता हूँ, प्रोसेस में समय लग सकता है और लग भी रहा, लेकिन काम जिनका लिया है उनका काम 100% होगा। अगर कंपनी या जो एम्बेसी की तरफ से वीज़ा रिफ्यूज नहीं हुआ तो बाकी काम 100% होगा। ये क्योंकि हमारे प्रयास उस हिसाब से हैं जो कैंडिडेट के फेवर में हो, कंपनी के फेवर में हो। हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कस्टमर हमारे लिए दोनों ही हैं, कंपनी भी कस्टमर है और कैंडिडेट भी कस्टमर्स है, या फिर हमारी जो पार्टनर एजेंसीज हैं वो भी कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेफिनेटली पूरी तरह से काम करेंगे। लेकिन दोनों ही रिक्वायरमेंट देखनी होगी, कस्टमर की मीन्स क्लाइंट की और कैंडिडेट की, दोनों की रिक्वायरमेंट देखनी होगी। दोस्तों ये मुझे लगा कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिससे कई लोगों को क्लियर हो जाएगा कि प्रोसेस में अगर जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से प्लान करेंगे तभी आपका प्रोसेस होगा। आप बिल्कुल हवा में कमेंट्स मत कीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपका बजट नहीं है तो नहीं जा पाओगे तो, लेकिन उसको कमेंट करके बोलने की क्या आवश्यकता है। और उसमें से सिंपल सी बात है कि जो एक्चुअली जेन्युइन तरीके से प्रोसेस करने वाले लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये मतलब जो भी कैंडिडेट्स क्वेरी कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं और उनकी क्वेरी की वैल्यू क्या है वो पता रहता है। सो दोस्तों ये एक अपनी समझदारी का परिचय आप तभी दे सकते हैं जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी समझदारी का प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसको आपके क्वेश्चंस को अप्रिशिएट भी किया जाएगा
और उसको लाइक प्रॉपर आंसर भी मिलेगा, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, प्लस आपको करियर प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था। अभी कुछ लोग इलॉजिकल जो मैसेज डालते हैं कमेंट, एक बंदे ने तो लिखा कि हमें स्वर्ग का वीज़ा चाहिए, हम 1 करोड़ भी देने को तैयार हैं। दोस्तों ये कोई टाइम पास की जगह है क्या? मैंने उसको रिवर्ट किया, आप देख सकते हैं क्या रिवर्ट किया, आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टाइम पास के लिए ना हम कभी वीडियो बनाते हैं, ना ही हमारा कोई मकसद है टाइम पास से बनाने के लिए। यहाँ पर जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं वो डेफिनेटली कई लोगों के करियर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, और उनकी करियर प्लानिंग अच्छी हो, करियर प्लानिंग में हमारा एक अहम रोल हो, उनको वीज़ा मिलने में, उनको जॉब मिलने में हमारा एक अहम रोल हो, जिससे कि हम कई लोगों को मदद कर सकें। ये हमारा फोकस होता है। इसमें टाइम पास के लिए कोई भी ना हमारा उद्देश्य ना आपका उद्देश्य होना चाहिए कि टाइम पास के लिए कोई कमेंट डाला है। अगर कुछ क्वेरी है तो प्रॉपर तरीके से कीजिए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। और जिनका जहाँ पर भी अप्लाइड है वो लोग वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका फीडबैक आएगा, अच्छे से आएगा और उनको सपोर्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।